आखिरकार मैं पीट के माता पिता से मिलकर बहुत खुश थी। हम घर ही आ रहे थे और उसके माता पिता हमें घर की चौखट पर ही मिल गए। जब थोड़ा नजदीक होकर मैंने उनके चेहरे देखे, ओ गॉड, ये तो वही लोग थे जिनके लिए मैं सरोगेट मदर बनने और उनके बच्चे को पैदा करने के लिए राजी हुई थी। मुझे अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए ये करना पड़ा। मिलाना को इमरजेंसी किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। डॉक्टरों ने अपना बेस्ट करने का वादा किया था, लेकिन मुझे पैसों का इंतजाम करना था। हमारे माता पिता बहुत पहले मर चुके थे, कोई और मदद करने वाला नहीं था। रकम बहुत बड़ी थी, इतना पैसा मुझे कहाँ से मिल सकता था। मैं निराश थी। मैंने सारा दिन नौकरी की तलाश में बिताया था और अचानक एक बुजुर्ग दंपत्ति का सरोगेट मदर खोजने के बारे में एक विज्ञापन आया। इसके लिए बहुत सारे पैसों की ऑफर की गई थी, जो काफी होते। मेरे टेस्ट किए गए, कुछ प्रक्रियाओं से गुजरी और बहुत जल्द डॉक्टर ने कहा आप प्रेग्नेंट हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा करूंगी, लेकिन मैं अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। जब मेरे माता पिता चले गए तो हम अकेले रह गए थे और एक दूसरे की मदद करने और साथ रहने का वादा किया था। मुझे एडवांस में एक बड़ी रकम मिली और तुरंत वह पैसा क्लिनिक ले गई। मैंने अपने प्रेमी पीट को कुछ नहीं बताया था। मुझे डर था कि वह मुझे अभी छोड़ देगा और इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। मैंने झूठ बोला कि मैं कॉलेज की तैयारी के लिए 1 साल के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ। ऐसा लगा कि उसने इस पर यकीन कर लिया था। पीट मेरा पहला प्यार था। मैं उससे शादी करना चाहती थी और अब उसने मुझे अपने माता पिता से मिलवाया था। ये बहुत एक्साइटिंग था। जान पहचान के लिए इतना किसने सोचा होगा कि मैं उन्हीं के लिए एक बच्चा पैदा करने वाली थी। राहत में मैंने पीट को बताया कि मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई है। पीछे मुड़ी और घर भाग गई। अचानक फोन बजा। ये पीट था। मैं हर बुराई के लिए तैयार थी, लेकिन उसने कहा कि वह समझ गया कि होने वाले पति के माता पिता से मिलने के लिए एक्साइटेड होना चाहिए। फिर उसने कहा कि शायद आज जान पहचान कराने का बेस्ट ऑप्शन नहीं था। हाल ही में उसकी उनके साथ बड़ी लड़ाई हुई थी, क्योंकि वह हमेशा देर रात तक बाहर रहता था और उसके माता पिता चिंतित होते और सो नहीं पाते थे। के बाद पीट ने शहर से बाहर जाने में मेरी मदद करनी चाहिए, लेकिन मैंने जोर देकर कहा कि मैं ये खुद हैंडल कर सकती हूँ। अगले दिन मैं अपनी सारी चीजें ग्रामीण घर में ले गई। ही मैंने अनपैक किया। मुझे लगा जैसे मैं पीट को याद कर रही हूँ, लेकिन मैंने खुद को जांचा जब तक उसे मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं चल जाता। सिर्फ यही एक तरीका था जिससे मैं अपने रिश्ते को बचा सकती थी। अपनी किताब के साथ सोफे पर लेटी ही थी जब दरवाजे की घंटी बजी। हाँ, ये कौन था? अपनी घबराहट में मैंने दरवाजा खोला और पीट को एक बड़े सूटकेस के साथ देखी। ने कहा वह समझ गया है कि वह मेरे साथ रहना चाहता है और वह मेरी कॉलेज की तैयारी में परेशान नहीं करेगा। मुझे नहीं पता था कि क्या कहना है। मेरी हालत में कोई भी लड़की खुश होती, लेकिन मैं डर गई थी। वह जल्दी मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता लगा लेगा। नर्वस होकर मैंने ये कहने की कोशिश की कि वे यहाँ बोर हो जाएगा। कोई क्लब नहीं था, कोई पार्टियां नहीं थी, लेकिन पीट ने चिंता ना करने के लिए कहा। उसके दोस्त कार से आ जाएंगे और आज रात गृह प्रवेश के सम्मान में पहली पार्टी होने जा रही थी। मैं रोने के लिए तैयार थी, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं पीट को पार्टी के बाद शहर जाने के लिए कहूंगी। मुझे यहाँ अकेले रहने की जरूरत थी। मेहमान इकट्ठा हुए तो पीट ने मालकिन को पीने की पेशकश की। सभी की नजरें मेरी ओर हो गई। मैं मुश्किल से अपना उत्साह भर सकी। मुझे शराब पीने की अनुमति नहीं थी। घबराकर मैंने कुछ पानी मांगा। पीट ने बेताबी से जवाब दिया कि उसने पहले कभी एक हेल्दी लाइफस्टाइल की मेरी लालसा पर ध्यान नहीं दिया था। फिर आर्ची, उसका सबसे अच्छा दोस्त, मेरे पास आया। मैंने बस कुछ एक बार पहले उसे देखा था, लेकिन मुझे पता था वह एक अच्छा लड़का है और आर्ची के गिलास में भी पानी था। उसने कहा कि अच्छे मूड और मजे के लिए आपको पीने की जरूरत नहीं। लेकिन उसके बाद पीट ने दावा किया कि वह जानता है कि मुझे कैसे उदास होने से दूर रखना है। वह अपने साथ मेरा पसंदीदा इंडियन खाना लेकर आया था, लेकिन करी की खुशबू ने मुझे बीमार कर दिया और मैं तुरंत टॉयलेट चली गई। जब मैं वापस आई तो पीट ने गुस्से में कहा, तुम्हारी परेशानी क्या है? मैं हिचकिचाई और वह बस घूमा और अपने मेहमानों के पास वापस चला गया। इस सच में बात करने का समय नहीं था कि मैं कैसे अकेले रहना चाहती हूँ। पीट पहले से ही मुझसे नाराज था, लेकिन पीट को विदा करने का सही समय नहीं है। जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरा पेट बढ़ता गया और मेरी हार्मोन्स ने मेरा मूड रोलर कोस्टर में बदल दिया। एक सुबह मैं भयानक हालत में उठी। मेरे पैर सूज गए थे और मेरे स्तनों को छूने पर दर्द होती थी। और फिर मैंने अपने फोन पर एक मिस्ड मैसेज देखा। ये पीट की तरफ से था। मत भूलना, ये मेरे माता पिता की शादी की सालगिरह है। बुलावा 7 बजे का है। मुझे उम्मीद है इस बार परिचय होगा। नो, मैंने वहां जाने का वादा किया था। अब मैं इस तरह से बिल्कुल नहीं जा सकती, इसलिए मुझे ये यकीन करने की जरूरत कि वे मुझे पहचान न पाए। निराशा में मैंने एक पुराना फैला हुआ स्वेटर पहन लिया। मैंने अपने सिर पर एक रुमाल बांधा और सनग्लासेस लगा लिए। पीट वापस आया और मुझे घूरते हुए, मैं ये क्या पहन कर जा रही थी, लेकिन मैंने झट से जवाब दिया कि कपड़े बदलने का समय नहीं है।
पीट के माता पिता डिनर के दौरान एक दूसरे को हैरानगी से देख रहे थे। क्या उन्होंने मुझे पहचान लिया था? और आखिर में उसकी माँ ने कहा कि उनके पास खुशखबरी है, जल्द ही उन्हें एक बच्चा होगा। पीट हैरानी में पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि उनकी उम्र में ये कैसे संभव है, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि उन्हें एक बहुत बढ़िया सरोगेट मदर मिली है और उसका होने वाला भाई या बहन उसके पेट में ही है। ओफो, तो उन्हें पता नहीं चला कि ये मैं ही थी। और फिर पीट सिर हिलाकर बोला कि सिर्फ बेवकूफ लोग ही पैसों के लिए किसी और के बच्चे को जनने के लिए सहमत होते हैं। उसने क्या समझा? मैं चिल्लाई कि वह गलत है और अपने आंसू मुश्किल से छुपाते हुए मैं सड़क की तरफ दौड़ी। ने मुझे पकड़ा और मुझे बताया कि वह आखिरकार मेरी हरकतों से थक गया था। उसने कहा, तुम्हें पता है हमारा अलग होना बेहतर होगा और एक दूसरे से एक ब्रेक लेना होगा। क्या? पीट ने कहा, वह अपने दोस्त आर्ची पार्टी वाले लड़के के साथ एक हफ्ते तक रहना चाहता था। ये सुनकर मुझे दुख हुआ, लेकिन शायद ये और भी अच्छा था, क्योंकि अगर हम अलग हो गए तो पीट मेरे पेट को नहीं देख पाई। घर पर पीट ने अपनी चीजों को पैक किया और तुरंत चला गया। घर के बाहर आर्ची उसका इंतजार कर रहा था। मैं आराम करने के लिए नहाने चली गई। तभी मुझे हॉल में शोर सुनाई दिया। क्या पीट वापस आ गया था? मेरी सारी चीजें बेडरूम में थी। वह मेरा पेट देखने वाला था। मैंने जामा ओढ़ा और चुपके से लिविंग रूम में घुसने का फैसला किया। मैंने जितना संभव हो उतना शांत चलने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी सूजी हुई टांगों को मुश्किल से हिला सकी। फिर पीट के दोस्त आर्ची को अपने सामने खड़ा देख मैं दंग रह गई। उसने अजीब तरह से समझाया कि पीट अपनी शर्ट भूल गया था और उसे लेने के लिए कहा है ताकि उसे मुझे ना देखना पड़े। उसने मेरे पेट की तरफ देखा। ये पूरी तरह से जामे के नीचे से दिखाई दे रहा था। ओह नो, वह अब पीट को बताने जा रहा था। मुझे डर के साथ चक्कर आ गया और मैं गिरने वाली थी। आर्ची तुरंत मेरे पास दौड़ा और मुझे सोफे पर बैठने में मदद की। मेरी आंखों में आंसू बह निकले। आर्ची, मेरा मतलब किसी को धोखा देना नहीं था। और फिर मैंने उससे कहा कि मैं अपनी बहन को बचाने के लिए किसी और के बच्चे को जन्म देने जा रही हूँ। उसके बाद आर्ची लंबे समय तक एकटक देखता रहा और चुप रहा। मुझे बताना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर उसने कहा कि शब्दों से मैं काम गया। उसने कहा कि अगर उसके प्रियजनों के साथ कुछ हुआ तो वह भी मदद करने के लिए सब कुछ करेगा। आर्ची ने नोट किया कि मेरी टांगें बहुत सूज गई हैं। उसने कहा कि जब उसका छोटा भाई होने वाला था, उसकी माँ प्रेग्नेंट थी, तो वह अक्सर उनकी मालिश करता था और उसने मेरी मदद करने की ऑफर की। मैं हैरत में पड़ गई, लेकिन सहमत। और जैसे ही आर्ची ने मेरी मालिश शुरू की, मैंने सुना, आर्ची इतनी देर क्यों लग रही है? और अचानक पीट कमरे में था। गुस्से में वह चिल्लाया कि वह कम से कम थोड़ा हैरान नहीं था कि मैं पहले से ही उसे चीट कर रहा था। पीट, रुको, तुमने इसे गलत समझ लिया। मुझे लगा कि दुनिया खत्म हो गई थी। अब क्या होगा? मैं अगले हफ्ते तक पीट को कॉल करती रही, लेकिन ऐसा लगा उसने मुझे बैन कर दिया। हालत बहुत खराब थी, लेकिन मुझे पता था मुझे खुद को संभालने की जरूरत थी, कम से कम मेरी बहन मिलाना के लिए। मैंने बिस्तर से बाहर निकलने की कोशिश की और फिर मैंने सीढ़ियों के नीचे से पैरों की आवाज सुनी। पीट, ये आर्ची था। वह मेरे लिए फलों का पूरा बैग ले आया। मैंने उससे पीट के बारे में पूछा। क्या वह मेरे लिए अब भी पागल था? आर्ची ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझसे कहा कि मुझे पीट की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और आर्ची मेरा ख्याल रखेगा। लेकिन पीट ने इसे सिर्फ गलत समझा। मैंने उसे धोखा नहीं दिया। मैं केवल अपनी बहन के लिए एक बच्चा पैदा करने जा रही थी और बहुत दिनों से मैंने अस्पताल में उसका हालचाल नहीं पूछा था। अचानक आर्ची ने कहा, तो फिर हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? चलो चलते हैं। ये सोचकर दुख हुआ कि पीट को उसमें इतनी दिलचस्पी कभी नहीं थी। पीट होता तो हमेशा कहता तुम्हें स्विच करने की जरूरत है और मुझे दूसरी पार्टी में इन्वाइट करता। मैं मान गई और आर्ची और मैं अस्पताल गए और कमरे में एंटर करते ही मैंने देखा कि मेरी छोटी बहन आखिरकार होश में आई थी। मिलाना के बेड के पास खड़े डॉक्टर ने मुझे बहुत खुश ना होने के लिए कहा। मिलाना की हालत अनस्टेबल थी और नया ऑर्गन विकसित नहीं हो रहा था, लेकिन मेन बात ये थी वह पहले से ही जाग रही थी। आर्ची और मैं लगभग हर दिन मिलाना का हालचाल पूछने गए। सब कुछ ठीक होने लगा था। वह दिन ब दिन बेहतर हो रही थी। मैं इस बात से थोड़ा चिंतित थी कि मेरी बहन आर्ची को कैसे स्वीकार करेगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे जल्दी ही घुल मिल गए हों। उन्होंने कॉमिक्स पर चर्चा करने और एक सुपर हीरो मेकअप करने में एक साथ घंटों बिताए। मैं बहुत खुश थी। मैं ये देखकर हैरान थी कि मुझे आर्ची से लगाव हो गया था। मैं एक दिन अस्पताल से वापस आ रहे थे और आर्ची ने मुझे एक कैफे में डिनर करने के लिए कहा। मैं हिचकिचाई क्योंकि ये पीट का फेवरेट कैफे था। नहीं पता था मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे लगा पीट अतीत की बात था और मैं वहां जाने के लिए सहमत हो गई। जैसे ही हमने ऑर्डर दिया, आर्ची ने शर्मिंदा होकर कहा कि वह लंबे समय से मुझे पसंद करता था। उलझन में थी, लेकिन आर्ची ने कहा कि पीट की वजह से मेरे लिए इसे स्वीकार करने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे लगा मेरे गाल लाल हो गए हैं और उसी समय मैंने देखा कि पीट कैफे में एंटर हुआ। किसी गोरी लड़की की कमर में उसका हाथ था। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे फोन पर एक मैसेज आया। ये अस्पताल से था। डॉक्टर ने लिखा कि किडनी अभी भी विकसित नहीं हुई है और मिलाना को फौरन एक नए डोनर की जरूरत थी।
मैंने उठने की कोशिश की और अचानक मुझे लगा कि मेरे अंदर पानी का बैग फट गया है और मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और मैं अंधेरों में गिर गई। नींद अस्पताल में खुली, आर्ची कहीं नहीं मिला और ना ही बच्चा था। मिलाना का क्या हुआ? हे भगवान, क्या चल रहा है? लेकिन तभी दरवाजा खुला और पीट के माता पिता अंदर आए, चहकते हुए, एक छोटे बच्चे को अपनी छाती से टिकाए हुए। डॉक्टर ने मुझे कोई सुपर हीरो बैज भी थमा दिया। ये मिलाना का पसंदीदा बैज था। इसका क्या मतलब था? डॉक्टर ने कहा कि मेरी बहन पहले ही दूसरी सर्जरी से उभर चुकी है और उसने मुझे इस बैज को आभार के रूप में देने के लिए कहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। हमने इसे किया, उन्हें डोनर कब मिला? डॉक्टर ने मुझे हैरानी से देखा और कहा कि ये मेरा दोस्त था जिसने अपनी किडनी दी थी। आर्ची? डॉक्टर ने चार्ट को देखा और सिर हिलाया। मेरे गालों पर आंसू बहने लगे। 1 महीने बाद मिलाना, आर्ची और मैं महासागर पर गए। मैंने लहरों को देखा और सोचा, जब अतीत में मुश्किलें थी तो ये कितनी बड़ी थी और अब हम तीनों के आगे एक नई हैप्पी लाइफ थी। मैंने आर्ची की तरफ मुड़कर कहा, थैंक यू आर्ची, यू आर माई सुपर हीरो। मिलाना खुशी से मुस्कुराई। वैसे मैंने जिस लड़की को जन्म दिया उसका नाम मिलाना रखा गया था। हम कभी कभी पूरी फैमिली के साथ उससे मिलने जाते। हाय, मेरा नाम क्रिस्टी है। क्या कभी तुम्हारे पास बहुत पैसे हुए हैं, जैसे कोई जायदाद या किसी परिवार वाले से तोहफा? मेरे साथ ऐसा हुआ था और मैं 15 साल की उम्र में बहुत अमीर हो गई। ये वीडियो अंत तक देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि पैसों के साथ साथ क्या क्या मुसीबतें भी आती हैं और उनसे कैसे निकला जा सकता है। बात यह है कि मैं अपने माँ बाप को बचपन से ही नहीं जानती। मैं एक अनाथालय में पली बड़ी हूँ। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे अध्यापक और आसपास के बच्चे सभी बहुत अच्छे थे। हम एक परिवार जैसे रहते थे। जब वहाँ से कोई निकलता था, जो बहुत ही कम होता था, तो हम सबको बड़ा बुरा लगता था, पर हम एक दूसरे से हमेशा बात किया करते थे, जब वो वहाँ से चले जाए तब भी। मैं वहाँ 15 साल तक रही और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मुझे गोद लेगा। पर एक दिन एक बहुत ही अमीर शादीशुदा कपल हमारे पास आए। उन्हें कुछ तकलीफ थी और इसीलिए वो अनाथालय से बच्चा गोद लेना चाहते थे और उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो थोड़ा बड़ा हो, ताकि छोटे बच्चों वाली परेशानियां उन्हें ना उठानी पड़े। तो उन्होंने मुझे चुना। मैं उनसे मिली और वो काफी अच्छे लोग लगे मुझे, पर साथ ही साथ वो बहुत अमीर भी थे। तो इसका मतलब ये था कि मैं आराम से जी पाऊंगी। कुछ हफ्ते बीत गए और मैं उनके घर चली गई। बहुत बड़ा घर था, 3 मंजिल ऊंचा, शहर के बिल्कुल बीचों बीच। मुझे मेरा खुद का कमरा मिला, कंप्यूटर मिला, गेम्स खेलने को मिली और बहुत ही स्वादिष्ट खाना। मुझे पैसे भी दिए जाते थे। मैं काफी खुश थी। क्या कब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जो जो तुम्हें चाहिए वो सब तुम्हें अचानक ही मिल गया हो? पर जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे समझ आने लगा कि सब उतना भी आसान नहीं है जितना लग रहा था। थोड़ा समय बीतने के बाद वो मुझसे बड़ी बुरी तरह से बात करने लगे और अच्छा बर्ताव नहीं करने लगे। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती थी तो वो मुझ पर गालियां देने लगते थे और इल्जाम लगाने लगते थे। पहले मुझे लगा कि समय के साथ सब बेहतर हो जाएगा, पर समय के साथ ये चीज सिर्फ बढ़ने लगी। मैं इस सबसे बहुत परेशान होने लगी तो मैंने उनसे पूछ ही लिया कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। रात को खाना खाते समय मैंने उन्हें कहा कि मैंने देखा है आप लोग मुझसे कितना गुस्सा रहते हो, मुझे बताओ आखिर तकलीफ क्या है। उन्होंने ये बात टाल दी और कहा कि सब ठीक है, पर मैं इस जवाब से सहमत नहीं थी। मैंने कहा कि सबके लिए यही बेहतर होगा अगर हम एक बार इस बारे में बात करके मामला सुलझा लें। पर वो ये सुनकर भी और गुस्सा ही हुए। और एक मैंने और प्रश्न पूछा कि मेरे पापा एकदम गुस्सा हो गए और चिल्लाने लगे और कहने लगे कि मैं बहुत बुरा बर्ताव कर रही हूँ, और मेरी माँ उनका साथ देने लगी। अगली बहस के बाद उन्होंने मेरी पॉकेट मनी ले ली और मुझे मेरे कमरे में भेज दिया। मैंने नाटक किया कि मैं अपने कमरे में ही जा रही हूँ और चुपके से घर से निकलकर अपने अनाथालय वाले दोस्त रॉबिन से मिलने चली गई। हमने पार्क में मिलने का फैसला किया। जब मैं उससे मिली तो उसके पास एक बुरी खबर थी। उसने मुझे बताया कि हमारे अनाथालय में पैसे खत्म हो रहे थे और आ भी नहीं रहे थे, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा अनाथालय बंद हो जाएगा। मैंने उससे पूछा कि जो बच्चे उस अनाथालय में रहते हैं उनका क्या होगा, तो उसने मुझे बताया कि उन बच्चों को आसपास के शहरों के अलग अलग अनाथालयों में भेज दिया जाएगा। ये बहुत ही बुरी खबर थी। सारे बच्चे आपस में बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, और अगर वो अलग हो गए तो उन्हें बहुत बुरा लगता। और हमें ये भी नहीं पता था कि वहाँ के लोग होंगे कैसे, इतने अच्छे होंगे जितने हमारे अनाथालय के थे या नहीं।
मैं रॉबिन से वादा किया कि मैं हमारे अनाथालय की जितनी मदद हो सके करने की कोशिश जरूर करूंगी। अगले दिन मैं अपने पापा के पास गई। मैंने उन्हें इस सब के बारे में बताया। मुझे लगा वो इतने अमीर हैं तो वो मदद करेंगे। आखिर मैं उन्हें वहीं से तो मिली थी। पर वो तो पूरी बात ही गलत समझ बैठे। वो मुझ पर इल्जाम लगाने लगे कि मैं उनसे पैसे लेना चाहती हूँ और कहने लगे कि मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है। इस सब का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने मुझे मेरे अनाथालय वाले दोस्तों से मिलने से भी बिल्कुल मना कर दिया और उन्होंने कहा कि इससे मैं सुधर जाऊंगी। मैं बहुत परेशान हुई पर मैंने हार नहीं मानी। मैं सोचने लगी कि मैं अनाथालय की और किस तरह से मदद कर सकती हूँ। मैंने सोचा कि मैं खुद ही काम करना शुरू कर देती हूँ। पर इसमें एक तकलीफ थी। जितनी भी एड्स देखी मैंने उसमें से कोई भी 16 साल से छोटी उम्र के लिए नहीं थी। आखिर मुझे एक ऐसी ऐड दिखाई दी जो एक लीफलेट बांटने वाली की ऐड थी और उसमें किसी भी तरह की उम्र का कोई जिक्र नहीं किया था। मैंने उन्हें फोन किया और उन्होंने मुझे रख लिया। मैं हर रोज स्कूल के बाद काम पर जाने लगी। वो इतने पैसे नहीं देते थे पर मुझे कुछ तो करना ही था। क्या तुम स्कूल के बाद 6 घंटे काम करने को कभी राजी होते? एक दिन मैंने 2 आदमी देखे। मैंने उन्हें पहचान लिया। वो मेरे सौतेले माँ बाप के दोस्त थे। वो बस मुझे वेव करके साइड से निकल गए और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। पर कुछ दिन बाद मेरी माँ जब घर नहीं थी, मेरे पापा ने मुझे बुलाया। वो बड़े गुस्से में लग रहे थे। उनके दोस्तों ने उन्हें बता दिया था कि मैं क्या काम कर रही थी और उन्हें इस बात से एतराज था। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे इस सब पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और इकोनॉमिक्स और बिजनेस पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आने वाले समय में मैं उनका बिजनेस संभालना सीख सकूं। उन्होंने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं क्या करना चाहती थी। वो पहले ही मेरे लिए सब तय करके बैठे थे। मैं इस बात पर उन पर बहुत गुस्सा हो गई और मैंने उन्हें बता दिया कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। मैंने उनसे कहा कि वो मेरे लिए इतने जरूरी नहीं है और वो मुझे नहीं बता सकते कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना। ये सुनकर वो गुस्सा हो गए और मुझ पर चिल्लाने लगे। कहने लगे कि मैं बिल्कुल भी कदर नहीं करती और मुझे उनकी बात सुननी पड़ेगी क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ। पर मैं मानने नहीं वाली थी और मैंने कहा कि आप एकदम लालची हो और एकदम पागलों की तरह बर्ताव करते हो और मेरे पापा कभी नहीं हो सकते। और इस सब को सुन के उन्होंने मुझे चांटा मार दिया। अब वो खड़े थे वहां गुस्से से लाल। मुझे बहुत दुख हुआ, चांटे की वजह से नहीं, पर मेरा मन बहुत उदास हुआ और मैं रोने लग गई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस बारे में किसी को न बताऊं और अगर मैंने बताया तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी इतनी जान पहचान है कि वो मुझे जेल में भी भेज सकते थे और मुझे कोई काम भी नहीं देगा। वो चले गए और मैं अपने कमरे में वापस चली गई। मैं बहुत देर तक रोती रही और मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे एहसास हो चुका था कि अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। मैंने अपना सारा सामान रात को पैक कर लिया, पर निकलने से पहले मुझे एक आइडिया आया। मैंने सोचा कि अगर मेरे सौतेले पिता इतने ही बुरे थे और इतने ही घटिया थे तो उनके थोड़े से पैसे अपने ऑर्फनेज के लिए लेने में कोई एतराज होना नहीं चाहिए। मैं चुपके से उनके कमरे में घुसी ताकि किसी को जगा न दूं और उनके बैग में से उनका वॉलेट निकाल लिया। थोड़ी देर के बाद मैं अनाथालय पहुंच गई और मैं सीधा अपनी हाउस मदर के पास गई। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया और वो ये सब सुनकर बहुत हैरान हुई। उन्हें मेरी काफी चिंता थी। मेरे वहां होने से वो मुसीबत में पड़ सकती थी, पर उन्होंने फिर भी मुझे अनाथालय में रहने दिया। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और उन्हें वो पैसे दे दिए जो मैंने अपने पापा से चुराए थे। मैंने उन्हें झूठ कहा कि मैंने वो खुद कमाए हैं। फिर मैं जाकर सो गई। अगली सुबह मैं कुछ चीखने चिल्लाने की आवाजों की वजह से जागी। मैंने बाहर देखा तो मेरे पापा और काफी पुलिस वाले वहां खड़े हुए थे और हाउस मदर उनके सामने खड़ी थी। मेरे पापा ने मुझे देखा और कमरे से बाहर खींच दिया। उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ ही जाऊंगी, पर मैंने मना किया। मैंने अपना हाथ छुड़वाया और भागकर सीधा हाउस मदर के पास चली गई। तो मेरे पापा ये धमकियां देने लगे कि वो मेरी हाउस मदर को पुलिस के हवाले कर देंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत डर गई, पर मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि मेरी सौतेली माँ ये सब जानती है या नहीं। मैं नहीं चाहती थी हाउस मदर किसी भी तकलीफ में पहुंचे, तो मैं उनके साथ जाने को तैयार हो गई। मेरे पास एक प्लान था। घर जाते हुए पूरा रास्ता मेरे पापा चुप रहे, पर मैं जानती थी वहां जाकर मैं बहुत मुसीबत में पड़ने वाली हूँ। शायद उन्हें अभी तक ये पता नहीं चला था कि उनके पैसे भी गायब हैं। मुझे नहीं लगता वो इस बात के लिए मुझे छोड़ेंगे, पर मुझे अब एक ही काम करना था। जब हम घर पहुंचे, मैं सीधा गाड़ी से बाहर निकलकर अपने कमरे में भाग गई। मुझे सुनाई दे रहा था कि मेरे पापा मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। मैंने जल्दी से अपना फोन निकाला, कैमरा ऑन किया और उसे ऐसी जगह रख दिया जहाँ कोई देख ना पाए। और फिर मेरे पापा कमरे में आए। बिना कुछ कहे वो सीधा मेरे पास आया और उन्होंने मुझे एक और चांटा लगा दिया और फिर चिल्लाने लग गए। मुझे इतना बुरा कभी महसूस नहीं हुआ। उन्होंने मुझे चोर कहा और काफी गालियां भी दी।
फिर उन्होंने मुझे 2-3 चांटे और लगाए और फिर वहां से चले गए। मुझे बहुत बुरा लगा, पर इस बात की खुशी थी कि अब इस सब का सबूत मेरे पास था, अब वो नहीं बच पाते। मैं उनकी धमकियों से नहीं डरती थी और अब मैं चुप नहीं बैठने वाली थी। मैं सीधा पुलिस के पास गई और उन्हें वो वीडियो दिखा दी। अब चाहे मेरे पापा की कितनी भी पहुंच क्यों ना हो, इस सब के बाद कोई उन्हें नहीं बचा सकता था। ये तय हुआ कि अब वो मुझे नहीं रख सकते और मुझे जो तकलीफ हुई थी उस सब के बदले में उन्हें मुझे पैसे भी देने पड़े। जब हम कोर्ट में थे तो मुझे अपनी माँ के लिए बुरा लगा, क्योंकि वो ये सब नहीं जानती थी। वो नहीं जानती थी कि वो मुझे मारते भी थे और उन्हें बुरा लग रहा था कि सब ऐसे खत्म हो रहा है। ये सब होने से पहले मुझे लगता था कि अगर मेरे पास बहुत पैसे हैं तो मैं बहुत खुश रहूंगी, पर अब समझ आया कि बहुत सारे पैसे के साथ भी आप बहुत दुखी और गुस्सा हो सकते हो। मैं अनाथालय वापस जाकर बहुत खुश थी और जितने पैसे मेरे पापा को देने पड़े उससे अनाथालय की पैसों वाली तकलीफ भी खत्म हो गई। जब मैं वहां वापस चली गई तो उस जगह को और पसंद करने लगी और घर के कामकाज में बहुत मदद करने लगी। मैं बड़ी होकर क्या करना चाहती हूँ, मैंने इस सब के बारे में भी सोचना शुरू किया और मैंने सोचा कि मैं सोशल वर्क करूंगी, क्योंकि मुझे उससे बहुत खुशी मिलती थी। जिन लोगों को तकलीफ के समय हम मदद कर सके, जो बिल्कुल मेरी तरह थे, उनकी मदद करके मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं एक साइकिक हूँ, मेरा तोहफा है लोगों को अपने हाथों से हील करना। पर इस बार मेरा क्लाइंट कुछ खास था, बिल वाइट। वो अपनी यादों को भुलाना चाहता था जो उसे बहुत तकलीफ दे रही थी। मैंने उसे छुआ और अचानक सब काला हो गया। उस समय मुझे एक अजीब सी भविष्यवाणी हुई, जैसे कोई मेरी माँ के पास जा रहा है और वो सीढ़ियों में भाग रही है, नीचे जाने की कोशिश कर रही है। और फिर मेरी माँ सीढ़ियों के नीचे बेहोश थी और वहाँ खड़ा था बिल वाइट। अचानक से ये सारा कुछ मेरी आंखों के सामने से हट गया और मैं एकदम अंधी हो गई। मैं बहुत घबरा गई। मैंने उसका नाम लिया पर मुझे दरवाजा बंद होने की आवाज आई और वो वहाँ से भाग गया। मैं बहुत घबरा गई थी, सब काला हो चुका था, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। और जो मैंने अभी देखा था वो था मेरी माँ का कत्ल। क्या होने वाला है? इस शहर में सब जानते थे कि मैं क्या करती हूँ, पर मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं लोगों को अपने दर्द से छुटकारा दिलवाती थी, बस। यहाँ तक कि मेरा खुद के दर्द भी कई सालों से मैं दूर नहीं कर पाई हूँ। वो बहुत अलग था। जहाँ तक मुझे याद है, मैं एक सवाल से बहुत परेशान थी कि मेरी माँ को किसने मारा। मैं तब 6 साल की थी, रो रही थी और पुलिस वाला मुझे मेरी माँ की लाश से दूर ले गया। कुछ साल अनाथालय में रहने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे पास कुछ शक्तियाँ हैं। मेरी वजह से जो भी लोग ठीक होते थे वो एक दूसरे से बातें करते थे और फिर अचानक पूरे शहर से लोग मेरे पास आने लगे। ऐसे ही आया था बिल वाइट। और उस दिन पता चला कि मैं पास्ट भी देख सकती हूँ। शायद बिल को मेरी माँ के कत्ल के बारे में कुछ पता था। मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी और मुझे सिर्फ ये याद था कि उसके चेहरे पर वैसा ही निशान है जैसे मेरे चेहरे पर है। अभी मुझे मैट की याद आई। वो एक पुलिस वाला है जिसकी मदद मैंने करी थी। शायद मुझे उससे मदद मांगनी चाहिए, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो अंधेरे के कारण मैं कुछ ना कुछ गिराती हुई आगे बढ़ रही थी। फिर मुझे मेरा फ़ोन मिला और मैंने कॉन्टैक्ट्स में से लोगों को फ़ोन लगाना शुरू किया। फिर मुझे एक कॉल पर मैट की आवाज़ सुनाई दी। आखिर मेरी कोशिश कामयाब रही। मैं उसे पूरी बात बताई, क्लाइंट के बारे में भी और जो मुझे दिखाई दिया था उसके बारे में भी। पर मैट ने मुझे बताया कि वो सस्पेंड हो चुका है और अब वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। मेरी पूरी उम्मीद पर पानी फिर गया। अब मेरे पास कोई और नहीं बचा था मदद मांगने के लिए। देखते ही देखते 2 घंटे बीत गए। अचानक मुझे मैट का फ़ोन वापस आया। उसने कहा उसने इस बारे में सोचा है और वो मेरी मदद करने को तैयार था। मैट ने कहा कि जब वो एक डिटेक्टिव की तरह काम कर रहा था, उसकी बीवी की मौत हो गई। उसने खुद गुनहगार को ढूंढने की कोशिश करी। उसने एविडेंस इकट्ठा किया और उस बंदे का एड्रेस भी निकाल लिया, पर अंत में उसे अरेस्ट करने का मौका ही नहीं मिला और उस खूनी ने खुद ही आत्महत्या कर ली। ये सब होने के बाद मैट रिटायर हो गया। उसने कहा कि हर गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। 1 घंटे बाद वो मेरे घर आ गया था। उसने मुझसे मेरा लैपटॉप मांगा और पुलिस डेटाबेस में हैक किया। काफी देर ढूंढने के बाद हमें वो सड़क का नाम पता चल गया जहाँ बिल वाइट रहता था। मैट हाउस नंबर पता लगा ही रहा था कि सिस्टम ने हमें ब्लॉक कर दिया, पर हमें कुछ तो मिल चुका था। शाम को हम उसी गली पर पहुंच गए और वाइट को ढूंढने लगे। हम सारे घर पर जाकर पूछ चुके थे, पर किसी ने बिल के बारे में नहीं सुना था। वापस जाते समय मैट ने एक घर की तरफ देखा जिसकी सारी खिड़कियों पर बोर्ड लगे हुए थे। हम पास गए
तो अचानक से मुझे चक्कर आने लगे। तभी मुझे अचानक से फिर से वही विजन आया, अजीब सी तस्वीरें दिखाई देने लगी और मुझे यकीन हो गया कि बिल वाइट यहाँ है। हमें बस घर के अंदर घुसना था। मैट मुझसे कहने लगा कि आसपास पुलिस घूमती रहती है, अगर हम पकड़े गए तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पर मैंने उससे कहा कि अगर वो साथ नहीं आएगा तो मैं अकेले जाऊंगी, पर मैं जाऊंगी जरूर। फिर मैट भी थक कर मान ही गया। एक जोर से आवाज हुई और उसने एंट्रेंस का दरवाजा तोड़ दिया। अचानक से मैं वहीं खड़ी हो गई। हम चुपके से अंदर घुसे और मैंने मैट से कहा कि तुम मेरे पास ही रहना। मैं दीवारों और फर्नीचर को महसूस कर कर पता लगाने लग गई कि आखिर वाइट है किधर। अचानक से मैट रुक गया और उसने कहा कि दीवार पर एक ऐसी तस्वीर है जिसमें एक आदमी और एक लड़की है। वो लड़की मेरे जैसी दिखती है। जब मैंने वो तस्वीर उठाई मुझे एक और विजन आया। उसमें किसी ने मुझे खिलौना दिया और तभी मुझे गाड़ी की आवाज़ आई जिस पे सायरन बज रहा था। मैट ने मुझे कहा चलो यहाँ से चलते हैं। अचानक से उसी समय घर के अंदर पुलिस आ गई। मैं थोड़ा हिचकिचाई पर मैट ने मेरी बाजू पकड़ ली। हम बहुत तेज भागे। मुझे सुनाई दे रहा था कि कोई पुलिस वाला हमारे पीछे है, पर आखिरी मोमेंट में मैट ने उसे धक्का मार दिया और हम उस घर से भाग गए। मैं थक चुकी थी पर मैट ने कहा कि हम रुक नहीं सकते। हम थोड़ी दूर पहुंच गए तब उसने एक टैक्सी बुलाई। मैंने उस तस्वीर को अपने हाथ में पकड़े रखा पर मुझे कोई विजन दोबारा नहीं आया। मैंने मैट से कहा कि उस तस्वीर के इंसान के बारे में बताएं। उसने कहा कि उसका काफी चौड़ा मुंह था और होठों के पास एक कुछ निशान। वो बिल वाइट ही था, मुझे याद है। मैंने मैट से कहा कि उस तस्वीर को लेकर पुलिस स्टेशन जाए और उसके बारे में कुछ पता लगाए। आखिर ये लड़की कौन थी? मैट ने कहा वो पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता पर कुछ ना कुछ कोशिश जरूर करेगा। अगला दिन मैट ने मेरा फोन नहीं उठाया। दोपहर के बाद उसका मुझे फोन आया। उसने कहा कि वो डिटेन हो चुका था और पुलिस स्टेशन में था। उस पुलिस वाले ने उसे गिरफ्तार करवा लिया था जो हमारे पीछे भागा था। मैट अब सिर्फ बेल पर निकल सकता था। मैंने उसे इस मुसीबत में डाल दिया था। मुझे उसकी मदद करनी थी। मैं अपना रास्ता देखते हुए पकड़ पकड़ कर लॉकर तक पहुंची और अपनी सारी सेविंग्स निकाली। काफी मुश्किल से मैं घर से बाहर गई। गाड़ियों की आवाजें आ रही थी हाईवे पर। मैंने ऐसे अंधा होकर कभी भी गाड़ी नहीं पकड़ी थी, पर किसी न किसी ने मेरी हालत पर तरस खा के मुझे लिफ्ट दे दी। जब मैट पुलिस स्टेशन से निकला मैंने उसे बताया कि अब मैं उसकी मदद नहीं मार सकती। अगर वो फिर से पकड़ा गया तो उसे सीधा जेल हो जाएगी। पर मैट ने कहा कि अब वो शुरू कर चुका है तो इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा करके छोड़ेगा मेरे साथ। और उसने कहा कि कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं हटने वाला। उसने मुझे ये भी बताया कि जब वो पुलिस स्टेशन के अंदर था उसे एक बात पता चली। वो इंसान तस्वीर में बिल वाइट ही था और वो शायद मेरे पिता थे। क्या इसका मतलब ये था कि तस्वीर में जो लड़की थी वो मैं हूँ? अचानक से मुझे नफरत महसूस होने लगी। आखिर वो मुझे छोड़ कैसे सकते थे? मुझे ऐसा लगने लगा था कि इस इंसान ने मेरी माँ को मारा है, पर क्या उसने उन्हें मारकर वहां से भाग गया? अगली सुबह हम फिर से गाड़ी में उसी जगह गए जहाँ वाइट हो सकता था। मैट ने कुछ भिखारियों से बात करी पर कोई कुछ नहीं जानता था। तभी अचानक से एक इंसान ने हमें कहा कि वो वाइट को जानता है। कुछ पैसे मांगे और उसने हमें बताया कि वाइट हाल ही में एक खाली बिल्डिंग में रहने लगा था। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था कि वाइट कहीं आसपास ही है। मैं अपनी गट को फॉलो करने लग गई। मैट और मैं एक बेसमेंट में पहुंचे किसी घर की और मुझे यकीन होता गया कि वो वही है। मैंने उसका नाम पुकारा और तभी मुझे पैरों की आवाज़ आने लगी। वाइट फिर से भागने लगा। मैट ने चीख कर कहा कि हम पुलिस वाले हैं और उसके पीछे भाग पड़ा। उसने बिल को नीचे ज़मीन पर गिरा दिया और हैंडकफ कर दिया। बिल अब लड़ नहीं रहा था। तभी मैट ने उससे बातें पूछनी शुरू करी। उसने कहा वो अपनी पूरी ज़िंदगी इस बात से बहुत परेशान रहा है कि उसने अपनी बीवी के साथ क्या किया। उसे लग रहा था कि एक साइकिक उसकी मदद कर देगी और उसे बहुत बुरा लगता था, पर वो घबराया हुआ था। हम लड़ रहे थे। मैंने अपनी बीवी को हल्का सा धक्का दिया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं वहाँ से भाग गया और अपनी बेटी को भी वहीं छोड़ गया। मैंने उसे ढूंढने की कोशिश करी पर मुझे नहीं मिली। उसने कहा कि वो जानना चाहता है वो कैसी है। मैं कांप रही थी। मैं कुछ नहीं कह पाई, पर अंत में मैंने कहा, बिल,
मैं ही वो लड़की हूँ जिसे तुम अकेले छोड़ गए थे, मैं ही तुम्हारी बेटी हूँ। इसके बाद वहाँ काफी देर तक शांति रही। अचानक से बिल रोने लग गया और मुझसे माफी मांगने लगा। तभी मैं भी रोने लगी। मुझे भी ये एहसास हुआ कि मुझे उससे कोई नफरत नहीं है और अचानक मुझे सब दिखाई देने लग गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मुझे एहसास हुआ कि जैसे ही मैंने उन्हें माफ किया, मेरी तकलीफ दूर हो गई, जैसे हमें एक दूसरा मौका मिला हो सब ठीक करने का। मैं नहीं जानती थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैट इंतजार कर रहा था कि मैं पुलिस वालों को बुलाऊं, क्योंकि मेरे पापा ने ही मेरी माँ को मारा था। पर मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं अपनी पूरी जिंदगी एक खूनी को पकड़वाना चाहती थी। पर अब